दोस्तों, हमारे देश में डेंगू इस समय बहुत जबरदस्त मात्रा में दिख रहा है, और इसका पूरा पूरा प्रकोप हर स्टेट में मिल रहा है। लोग सफर हो रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, और डेथ्स भी हो रही हैं। इसका स्लाइड चेंज। तो आज मैं जो जो डिस्कस करना चाहती हूँ वो है कि ये डेंगू है क्या, और जब हम इसको जान लेंगे तो क्या हम इसका रूप छोटा कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत ना आए? और आखिर में क्या मच्छरों का प्रकोप हम कम कर सकते हैं? तो देखिए, डेंगू की कहानी ऐसी है कि 1950 के पहले डेंगू का कोई ज्यादा डर नहीं था, कोई हॉरर शो नहीं था डेंगू। पर 1950 के बाद दिखा कि डेंगू बहुत भयानक बीमारी है, और इससे डेथ्स भी होती है। तो ऐसा क्या हुआ 1950 के बाद? ये सोचने का विषय है। क्या हमारे मॉडर्नाइजेशन ने डेंगू को बढ़ा दिया? क्या 1960 में पेस्टिसाइड्स है उन्होंने बढ़ा दिया? या हमारी इंडोर एक्टिविटीज ज्यादा हो गई, आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई उसके कारण? या 1950 के बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतना हुआ कि हम अपने देश को मैनेज ही नहीं कर पाए, और उसके कारण हमारे आसपास का वातावरण बहुत दूषित और गंदा हो गया, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारे देश में इसकी जानकारी, इसकी अवेयरनेस, इसकी सतर्कता उतनी नहीं आई जितनी अन्य देशों में आई है। तो देखिए, ऐसा है कि ये जो जितने भी जर्म्स हैं हमारे विश्व में, हर देश में, वो जर्म्स का ह्यूमन बीइंग के साथ एक गेम चलता है। अगर ह्यूमन बीइंग कमजोर हुआ तो ये जर्म्स पावरफुल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को पहले 12 साल कम से कम पढ़ाई का टेंशन दिया जाए, उनके लिए प्लेग्राउंड ज्यादा बनाया जाए, उनको आउटडोर गेम्स ज्यादा खिलाया जाए, ताकि उनका शरीर मजबूत हो। क्योंकि मजबूत शरीर बहुत संख्या में होगा तो ये जर्म्स का पावर ऑटोमेटिक कम होगा। परंतु अगर हमारे शरीर कमजोर हुए तो ये जर्म्स को पावरफुल होने में फैसिलिटी मिल जाती है, मदद मिल जाती है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स देखें तो पूरे देश में हर साल 500 लाख केसेस होते हैं डेंगू के, जिसमें से 5 लाख अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। 20,000 डेथ्स पर ईयर होती है। और इन सब फिगर में पता नहीं क्यों हमारा भारत देश बहुत ज्यादा पीड़ित है। हमारे भारत देश में क्या है, 1,000% से भी ज्यादा डेंगू बढ़ चुका है। 1996 में हमारा फर्स्ट मेजर आउटब्रेक आया था, और पिछले साल हमारे यहाँ 303 डेंगू से डेथ्स हो चुकी हैं। ये डेंगू क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे? बुखार आता है और अत्यधिक शरीर में दर्द होता है, मतलब उसका नाम ही है ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिससे मैं पेशेंट का वो पहले इसमें पकड़ती हूँ, और वो है आंखों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द। ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है डेंगू फीवर का कि अगर आपके यहाँ किसी को भी बुखार है और आपने पूछा कि आंखों में दर्द है क्या, आंखों के पीछे दर्द है क्या, और उसने हाँ बोल दिया, पहली फुर्सत में डेंगू का टेस्ट करा। बहुत सिग्निफिकेंट हिस्ट्री का पॉइंट है। फिर आंखें लाल हो जाती है, पूरी स्किन भी लाल हो जाती है। और अगर आपने पीठ पे ऐसे हाथ मार दिया तो पूरा हाथ आपका सफेद आएगा, बाकी पूरी पीठ लाल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डेंगू में सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया कि आंखों में दर्द, ये पूछ ले और डेंगू को पकड़ ले। मसल्स पेन, इतना पेन होता है कि इंसान सहन नहीं कर सकता। बोन पेन, हड्डी में दर्द होता है, वो भी इतना सिवियर दर्द होता है। जॉइंट्स पेन, बुखार तो आपको पता है होता ही है। सिर दर्द बहुत होता है, उल्टी बहुत होती है,
और पूरे शरीर पर दाने आते हैं। और अगर हमने ब्लड प्रेशर कफ को चढ़ाया सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में और उसको 2 मिनट वहां बना के रखा, तो हम देखेंगे कि 2.5 इंच, मतलब 1 इंच बाय 1 इंच के एरिया में तुरंत दाने आ जाएंगे। 1 इंच बाय 1 इंच के एरिया में 2 मिनट इंतजार करने से 10 के ऊपर अगर लाल दाने आ जाते हैं तो डेंगू का ये ट्यूनिकेट टेस्ट पॉजिटिव हो गया है। अब हम देखते हैं कि पहले दिन से कहानी कैसे आगे बढ़ती है। सबसे पहले बुखार आया, पहले 2-3 दिन बुखार आया, चौथे दिन बुखार उतर जाता है, चौथे पांचवें दिन बुखार उतर जाता है, तो हम खुश हो जाते हैं। पर यहाँ खुश होने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि पहले 2-3 दिन बुखार आया है, हल्का सा डिहाइड्रेशन हो सकता है, पर जैसे ही बुखार उतरता है डेंजर चालू हो जाता है, शॉक और ब्लीडिंग चालू हो जाता है। ऑर्गन इम्पेयरमेंट मतलब हमारे शरीर के ऑर्गन का काम करना कम होता जाता है। तो ये जो बुखार उतरता है उसके बाद का जो पीरियड है वो बहुत ही क्रिटिकल पीरियड है, ऊपर लिखा भी हुआ है। पहला पीरियड आता है बुखार का पीरियड, दूसरा आता है क्रिटिकल पीरियड। इसमें सबसे ज्यादा डेंजर है। तो डेंगू का जब बुखार उतरता है उस समय बहुत ज्यादा हमें सतर्कता बरतनी है। डेंगू में देखिए हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल चल रहा है, पर हम जब क्रिटिकल पीरियड में जाते हैं तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारे शरीर में से सारा पानी हमारी कैविटीज में निकल गया। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे बुखार आया तो वो पता करना चाहते हैं कि डेंगू है कि नहीं, तो फट से प्लेटलेट करा देते हैं। भैया पहले 3-4 दिन में तो प्लेटलेट कम ही नहीं हो रहे हैं, देखिए ये नॉर्मल चल रही है। तो प्लेटलेट से हम डेंगू को नहीं डायग्नोज करेंगे, क्योंकि पहले 3-4 दिन प्लेटलेट्स नॉर्मल होती है। प्लेटलेट्स जब बुखार उतर जाता है उसके बाद कम होना चालू होती है और फिर रिकवरी पीरियड में वापस प्लेटलेट बढ़ जाती है। अब हम आते हैं कि टेस्टिंग टेस्टिंग करने में क्या है। जैसे पहले 3-4 दिन में लोग बोलते हैं डेंगू प्रोफाइल कर लो, वो उसकी भी जरूरत नहीं। प्रोफाइल मतलब वायरस को भी डिटेक्ट करो और एंटीबॉडी को भी, क्योंकि पहले 4 दिन सिर्फ वायरस है। तो हम NS1 एंटीजन करेंगे सिर्फ टेस्ट। उसके बाद चौथे दिन बाद फिर आप सीरोलॉजी कर सकते हो, मतलब एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हो, डेंगू प्रोफाइल कर सकते हो। तो आपको ये भी देखना है कि जो NS1 एंटीजन है वो पहले 4 दिन में हो जाना चाहिए। अगर वो मिस कर दिया तो NS1 नेगेटिव भी आ सकता है, फिर डेंगू एंटीबॉडी पे आपको डिपेंड करना पड़ेगा। तो मतलब डेंगू का जो है 3 फेजेस में, 3 पार्ट्स में ये डेंगू बीमारी की कहानी है। पहले पार्ट में वायरस होता है तो NS1 एंटीजन होता है। दूसरे पार्ट में एंटीबॉडी आ जाती है IgG IgM, जिससे हम डायग्नोसिस बना पाते हैं। तीसरे पार्ट में वापस वायरस आ सकता है और फिर उसके बाद एंटीबॉडी इतनी बढ़ती है कि वो डेंगू बीमारी को खत्म कर देती है। अब देखिए डेंगू की कहानी सबकी इसमें एक जैसी नहीं है, बहुत अलग अलग तरह के हमें डेंगू के प्रकार मिलते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि उनके अंदर वायरस गया, उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी थी, क्योंकि डेंगू के वायरस ने कुछ भी बुखार तक नहीं ला पाया। ये ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं और हमें इसी से प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें प्रतिदिन अपने शरीर को इतना मजबूत करना चाहिए कि हमारे शरीर में अगर डेंगू का वायरस आए तो हमें कोई भी उसका त्रासदी महसूस ना हो। दूसरे आते हैं कि उन लोगों को जिनको डेंगू से के वायरस ने अफेक्ट कर दिया है। उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस हल्का सा बुखार आया और आके चला, मतलब इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बुखार आया, उसमें थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई कहीं कहीं से, जैसे स्किन में ब्लीडिंग हो गई, दांतों में, नाक से ब्लीडिंग हो गई, लैटिन तरफ से ब्लीडिंग हो गई। और सबसे डेंजरस है कि डेंगू फीवर हुआ, ब्लीडिंग हुई और उसके बाद पेशेंट शॉक में चला गया।
मतलब इतना ज्यादा शरीर का पानी हमारी ही कैविटीज, कौन सी कैविटी? पेट की कैविटी, लंग्स की कैविटी और हार्ट की कैविटी। उसके आसपास एक जगह होती है जिसको थर्ड स्पेस भी बोलते हैं। पेरिटोरियल कैविटी, प्लूरल कैविटी एंड पेरिकार्डियल कैविटी। इसमें ये पानी चला जाता है। तो हमारे शरीर का पानी बहुत, भले ही शरीर में पानी है पर पानी बहुत कम हो जाता है। शॉक में चले जाता है पेशेंट, और अच्छे से, अगर बहुत अच्छे से मैनेज नहीं हुआ तो डेथ हो जाती है। कौन है इसका जिम्मेदार? और ये है एक मच्छर, जो बहुत ही अलग प्रकार का मच्छर है। ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है आपको। आपको इसे पहचानना है। ये दिन में रहता है, तापमान बढ़ने पे रहता है। जब भी हमारे देश का तापमान बढ़ता है तो ये मच्छर पनपने लगता है। बहुत ही अलग तरह का मच्छर है, एकदम स्टमैन कलर, ब्लैक एंड व्हाइट एंड रेड। आप आराम से इसको पहचान पाएंगे। इडिस इजिप्टा, भले ही नाम आप याद नहीं रखें पर उसका, आपको उसको देख के उसको पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे ही हमारे देश में तापमान बढ़ता है ये मच्छर पनपने लगता है। और हमको ना प्राकृतिक तरीकों से मच्छर को दूर रखने के तरीके आना चाहिए। प्राकृतिक तरीकों से इसे मारने के तरीके आना चाहिए। ये मच्छर ना अंदर रहता है, मतलब घर के अंदर रहता है। दिन में फीडिंग करता है, सुबह दोपहर। और 3 से 12 दिन उसके काटने के बाद हमको बुखार आ सकता है। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे देश का जब टेम्परेचर बढ़ता है तब वायरस ज्यादा पनपता है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश में अगर हम पेड़ ज्यादा लगाएंगे तो हमारा टेम्परेचर कम होता है। एक बार ऐसे हुआ कि मैं किसी जंगल सफारी में गई थी, तो वहां ऑलमोस्ट इतनी ठंड लग रही थी कि कोई स्वेटर दे दे। और जैसे ही मैं शहर में आ गई तो गर्मी होने लगी। तब मुझे समझ में आया कि ये पेड़ों का कितना जबरदस्त महत्व है हमारा टेम्परेचर कम रखने के लिए। अगर टेम्परेचर कम रहता है तो ये मच्छर कम पनपता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ये मच्छर ज्यादा पनपता है। फिर ये मच्छर क्या करता है? जैसे ये काटता है हमारे अंदर एक वायरस डाल देता है। जैसे आपने कोरोना वायरस के कितने ही पिक्चर देखे, उससे ही सिमिलर कुछ ऐसा ही वायरस है। और फिर ये पनपता कैसे है? ये वायरस कहाँ पनपता है? हमारी ही लापरवाही से हमारे घरों के आसपास पनपता है। जैसे कोई गमला पड़ा है, उसमें पानी बहुत दिन से हमने नजरअंदाज कर दिया। कोई टायर पड़ा है, उसमें पानी है, हमने नजरअंदाज कर दिया। तो वाटर कूलर्स में, टैंक्स में, ओवरहेड टैंक्स में थोड़ा खुला है, वहां मच्छर पनप गए। ये टब पड़ा है, इसको पता नहीं है, टंकी रखी है, किसी का ध्यान नहीं है। या एक छोटा सा पॉट रखा है, किसी का ध्यान नहीं है। ये ऐसे ही ड्रम पड़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी है, किसी का ध्यान नहीं है। और यहाँ मच्छर पनपने लगता है। देखिए, अमेरिका में ना इसे मस्कीटो कंट्रोल वीक मनता है। मतलब वो लोग, हमें भी मनाना चाहिए। हमारे जैसे ठंड जाती है और गर्मी आती है तो हमें भी ऐसे मस्किटो कंट्रोल, हम ऐसे फालतू के डेज मनाते हैं ना, मदर्स डे, फादर्स डे, डॉटर्स डे। इसके इसके बदले हम मस्किटो कंट्रोल वीक मना लें, ताकि हम अपने घर के आसपास के सारे ऐसी व्यवस्थाओं को हटा दें जिसमें मच्छर पनप सकते हैं। तो हमारा ध्यान रोज डे, टेडी बियर डे, ऐसे फालतू के डेज मनाने के बदले हम ऐसी चीजें मनाएं जिससे हमको फायदा हो। तो हमको मस्किटो कंट्रोल वीक जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना चाहिए। और क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या अचानक इतनी ज्यादा बढ़ी, तो हमें हमारी प्लानिंग सारी फेल हो गई। हमारी हाउसिंग प्लानिंग फेल हो गई। स्लम्स इतने ज्यादा आ गए जहाँ सफाई बहुत कम रहती है। पानी का सप्लाई हम सब दूर नहीं दे पाए, सफाई कम हो गई। फिर डेंगू का फीवर आपने देखा कि बुखार आया था 3 से 4 दिन। और हम कैसे जानेंगे कि ये पेशेंट बहुत सीरियस है और उसको हॉस्पिटल में तुरंत जाना चाहिए? अगर किसी को लगातार उल्टी हो रही है, किसी को बहुत सीवियर पेट दर्द हो रहा है, किसी को घबराहट हो रही है, पेशाब कम आ रही है, तो हमको ना पानी कितना पी रहा है वो मरीज, उसका भी हिसाब रखना है। और वो पेशाब कितनी कर रहा है उसका भी हिसाब रखना है। तो हमें तुरंत पता चले। पानी ज्यादा पी रहा है, पेशाब कम कर रहा है, मतलब उसका पानी कहीं और जा रहा है, थर्ड स्पेस में जा रहा है।
जैसे हम इनकम का हिसाब रखते हैं ना, इनकम और एक्सपेंडिचर का, वैसे डेंगू पेशेंट में कितना पानी पी रहा है, कितना ओआरएस पी रहा है और कितनी पेशाब कर रहा है। अगर पानी और ओआरएस बहुत अच्छा पी रहा है, पेशाब कम कर रहा है, मतलब इसको लीकिंग है, थर्ड स्पेस में पानी जा रहा है और डेंजर हो सकते हैं। खड़े होने पे चक्कर आ रहे हैं, उसके प्लेटलेट्स चौथे पांचवें दिन लो, कम होना चालू हो गए हैं। हीमोग्लोबिन चौथे पांचवें दिन बढ़ने लग गए हैं। पहले तीन तीन दिन नहीं देखना है प्लेटलेट्स। लिवर बढ़ने लग गया है, कहीं से खून निकलने लग गया है, हाथ पैर ठंडे हो गए हैं, मतलब बहुत सीरियस, बहुत ज्यादा। और शायद इस पेशेंट को हम नहीं बचा पाएंगे। हाथ पैर ठंडे होना बहुत आखिरी वाली निशानी है। अगर पॉटी में खून जाता है तो पॉटी काली हो जाती है। उल्टी अगर भूरे रंग की होती है, मतलब यहाँ उल्टी और पॉटी में खून जा रहा है, तो वो भी बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। तो डेंजरस डेंगू कौन सा है? जिसमें फीवर उतरा है और उसके बाद खून बहना चालू हो गया है, प्लेटलेट्स 1 लाख से कम हो गए हैं, हीमोग्लोबिन 20% बढ़ गया है, और हम अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे तो हमारे पेट में, हमारे लंग्स में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होने लग गया है। मतलब हमारी जितनी भी कैविटीज हैं, पेट की और लंग्स की और हार्ट की, जब उसमें पानी भरने लगता है तो हमारी पल्स बढ़ने लगती है, हमारा बीपी डाउन होने लगता है, हमारा हीमोग्लोबिन कम बढ़ जाता है। देखिए, बीपी अगर डाउन हो गया तो वापस वो स्टेज बहुत डेंजरस है। हाथ पैर ठंडा होना और बीपी डाउन होना, मतलब शायद ही उस पर्सन को बचाया जा सकता है, क्योंकि वो एंड स्टेज ऑफ शॉक हो गया है। हमको कहाँ सतर्क होना है? हमारी पल्स, हमारी पल्स बढ़ी, मतलब हमको सतर्क हो जाना। ये जो डेंगू का वायरस है, ये तो तीसरे चौथे दिन कम हो जाता है, जैसे आपने फोटो में देखा था। पर उसके बाद जिसकी इम्यूनिटी खराब है, वो ना अत्यधिक रिस्पॉन्ड करती है, जिसको बोलते हैं साइटोकाइन स्ट्रॉम। ये शब्द आपने कोरोना टाइम्स में भी सुना था। वो साइटोकाइन स्टॉर्म में क्या होता है? वो इम्यूनिटी अटैक करती है हमारी खुद की प्लेटलेट्स को और हमारे खुद के ब्लड वेसल की अंदर की लाइनिंग को, जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। और यही दो चीजें डैमेज करके डेंगू का पूरा पिक्चर होता है। प्लेटलेट्स कम हो गई, एंडोथेलियम डैमेज हुई, तो यहाँ से हमारा पानी लीक होना चालू हो जाता है। तो ये वैस्कुलर परमिएबिलिटी, पूरी कहानी एक ही बिंदु पे केंद्रित है, वैस्कुलर परमिएबिलिटी। हमारी ब्लड वेसल्स इतनी कमजोर हो जाती है हमारे खुद के इम्यून सिस्टम की गलती के कारण। तो इसको कौन ठीक करता है? और इसको विटामिन डी बहुत अच्छा ठीक करता है। मैं हमेशा सबको कहती हूँ, हमारा विटामिन डी 70 से 100 नैनोग्राम्स पर एमएल के बीच में रहना चाहिए। अगर ऐसा रहा और डेंगू आया तो हमें कोई खतरा नहीं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, वो हमारे ब्लड वेसल्स को खराब नहीं करेंगी। क्योंकि विटामिन डी जब पहले 3-4 दिन में वायरस को खत्म कर देगा, चौथे पांचवें दिन में एंटीबॉडीज ऐसा नहीं बनाएगा जो हमारे प्लेटलेट्स को और हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज करेंगी। साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं आएगा। ये मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो है कोरोना का, उसमें भी मैंने बताया है, रिसर्च से प्रूव हो गया है, कोरोना टाइम्स में जो डेथ हुई वो साइटोकाइन स्टॉर्म से हुई। और अगर विटामिन डी हमारा अच्छा रहा तो साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं आता है। प्रूव हो चुका था कोरोना में डेथ्स नहीं होंगी, पर फिर भी हम किसके पीछे पड़े थे? रेमडेसिविर के पीछे, फेविफ्लू के पीछे, दवाइयों के पीछे। हम नेचुरल सिस्टम पे बिलीव जब करेंगे, हमारे मनुष्य जाति के बहुत सारे दुख कम हो जाएंगे। और मैं इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, जिसको मैंने 5 विधाओं को जोड़ के मैंने इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन बनाया है। ये 5 विधाएं हैं: एलोपैथी जिसमें विटामिन डी है, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, साइकोलॉजी और एंशियंट इंडियन नॉलेज। इसके तहत हम डेंगू को डेंजरस स्टेट में जाने से आराम से रोक सकते हैं। क्योंकि जब हम इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन में हम विटामिन डी को अच्छा कर देते हैं, पेट साफ कर देते हैं, हमारा वात पित्त कफ का बैलेंस कर देते हैं,
तो हमारा ऑटो इम्यून डैमेज नहीं होता है। ये ऑटो इम्यून डैमेज ही है, खुद की इम्यूनिटी खुद की बॉडी को खराब कर रही है, वो नहीं होता है, और इसलिए हमारा डेंगू बहुत सिंपल से निकल जाता है। तो अभी मैंने बताया था कि हमको जैसे हम पैसे का हिसाब रखते हैं, कितना इनकम हुई है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, वैसे ही हम पानी को भी नापेंगे। पानी कितना अंदर गया हमारे शरीर में और कितना बाहर आया यूरिन के रूप में। तो 100 ml पर केजी से पानी हम ले सकते हैं जब हमको डिहाइड्रेशन है। तो शरीर के 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, और जब इनका बैलेंस होता है तो कभी भी बीमारी नहीं आती है। डेंगू पित्त की बीमारी है, और पित्त, जब भी डेंगू होता है तो पित्त को कंट्रोल करने से डेंगू भी कंट्रोल हो जाता है। और पित्त को कंट्रोल करना बहुत इजी है। लोअर अब्डोमेन पे, नाभि के नीचे कंटिन्यूस ठंडे पानी की पट्टी रखते रहो, आधे आधे घंटे में चेंज करो, शरीर की गर्मी कम होती है, डेंगू कम हो जाता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने पकड़ी है, वो है कि डेंगू के पेशेंट को सुबह सुबह 3-4 ग्लास सादा पानी पिला दो और मुंह में उंगली करके उल्टी करा दो, इमीडिएट कंट्रोल होता है डेंगू का। क्योंकि पित्त कम होता है। जो ये कुंजल क्रिया है, जो नेचुरोपैथी का नाम है, वमन है जो आयुर्वेद का नाम है, इसमें अल सुबह पानी पीना होता है, उल्टी करना होता है, पित्त कम हो गया, डेंगू बीमारी कम हो गई। इतना अच्छा इलाज है। और मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारे डेंगू के पेशेंट्स पे करके देखा है, और पेशेंट बहुत जल्दी संभल जाते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं। हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर भी है। हमने कोरोना टाइम से बस सबके घर में पल्स ऑक्सीमीटर आ गया, तो उससे भी हम अपनी पल्स नाप सकते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि अगर पल्स नॉर्मल पे है, 70-80 है, तो हम खतरे के जोन से बाहर है, पर बढ़ती जा रही है 90, 100, 110, 120, मतलब हम डेंजर में जा रहे हैं। तो जल्दी से समझ जाओ। दवाइयों में ऐसी दवाइयां नहीं लेनी है जो प्लेटलेट्स को डैमेज करती है। हम सिर्फ पैरासीटामोल ले सकते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा जरूरत हो तब। अदरवाइज अगर दर्द सहन कर सकते हैं तो सहन कर लो, कोई भी दवाई मत लो। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट का फोन आया, उसने बोला हम सिर में दर्द हो रहा है। पेशेंट्स की बहुत गलत आदत है, मैंने उनको फोन करके भी बोला कि कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर दर्द है, तो अभी वो दवाई मांग रहे हैं मेरे से फोन पे, मैंने आईबी प्लस दे दी। दूसरे तीसरे दिन उसको डेंगू निकला। आईबी प्लस डेंगू में नहीं चलती, क्यों? क्योंकि आईबी प्लस प्लेटलेट को डैमेज करती है। तो हमको वही दवाइयाँ लेना है जो प्लेटलेट्स को कुछ भी डैमेज नहीं करती, और वो है हमारी सिंपल क्रोसिन पैरासीटामोल, और वो भी एकदम कम डोज में और जरूरत पड़े तब। दूसरा कि हमको प्राणायाम करते जाना है हर बीमारी का, और बीमार नहीं हो तो भी प्राणायाम का बहुत रोल है हमारी हेल्थ में। क्योंकि जब हमारे शरीर का ऑक्सीजन कम होता है तो हमारा ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन के जब मेटाबोलाइज होता है तो एसिड बनता है, लैक्टिक एसिडोसिस, और एसिड बन गए शरीर में मतलब डेथ होगी। तो प्राणायाम का बहुत ज्यादा महत्व है। देखिए, सारे देशों में डेंगू नहीं होता, कुछ ही देशों में डेंगू होता है। और आप देखिए हमारा भारत पूरा डेंगू के बेल्ट में आ रहा है, पूरा उसकी चपेट में आ रहा है। तो कुछ ही देशों में डेंगू है, स्पेशली उन देशों में जहाँ तापमान गर्म रहता है। एंटार्क्टिका में तो डेंगू बिल्कुल जीरो है, क्योंकि वहाँ बर्फ इतनी रहती है, मच्छर पनप ही नहीं सकता। तो जो गर्म देश है वही मच्छर पनप सकते हैं और वही डेंगू होता है। तो एक बेल्ट जैसा चलता है। यहाँ भी आप देख लीजिए, हमारा देश पूरा डेंगू की चपेट में आया हुआ है, और बहुत अधिक मात्रा में हम मतलब सर्वाधिक डेंगू के मरीज हमारे देश में है। बहुत ज्यादा हमारे देश में डेंगू का प्रकोप है। तब हमें क्या करना है? देखिए, मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक इंसान पैदा होता है, 70 से 80 साल जीता है, 90-100 साल जीता है, और फिर वो अपनी लीगेसी छोड़ के चला जाता है।
फिर दूसरा आता है, जैसे एक रिले रेस होती है, तो हम अपने देश को क्या लेके जाएंगे, ये विचार बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डेंगू फीवर में ही हम सोचते हैं कि हम इसकी अगर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, हम एक ऐसा अभियान चलाते हैं कि जैसे गर्मी आएगी तो मच्छर कंट्रोल प्रोग्राम चलना चाहिए, मस्किटो कंट्रोल अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलने चाहिए। हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़े इंसान को पता होना चाहिए कि हम हमारे आसपास मच्छर नहीं पनपना चाहिए, और डेंगू को कैसे पहचाने ताकि वो डेंजरस नहीं हो पाए। और अवेयरनेस पूरे देश में अगर फैलती है तो हम कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे देश को डेंगू के प्रकोप से बचाने के लिए। ऐसी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आज मैं सिर्फ डेंगू की बात कर रही हूँ, पर हम क्या लीगेसी छोड़ के जाते हैं। 70 80 90 या 100 साल हम जितना भी जीते हैं, तो हम हमारे बाद क्या छोड़ के जाते हैं, ये मेरे को रिले रेस के ये फोटोग्राफ बहुत इंस्पायर करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले मैंने बताया कि जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है तब मच्छर कंट्रोल प्रोग्राम, मस्किटो कंट्रोल अवेयरनेस वीक पूरा ऐसे मनाया जाए जैसे और फालतू बाकी सारे दिन हम रोक के ये मनाना जरूरी है। आसपास रुका हुआ पानी, जैसे मैंने फोटोग्राफ्स बताए थे, उसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। सफाई बहुत जबरदस्त, और वैसे भी हमारे देश में अब सफाई बहुत अच्छी हो रही है। और इंदौर शहर तो मतलब आपको पता ही है, एक के बाद एक साल 6 साल से मेडल लेता जा रहा है। हमारा कूड़ा प्रबंधन बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं आपको सूरत का किस्सा सुनाती हूँ। सूरत बहुत गंदा शहर था, बहुत गंदा शहर, और इतने डेंगू के मरीज होते थे वहाँ, इतने डेंगू के मरीज होते थे। फिर वहाँ के कमिश्नर और वो जो बहुत अच्छे आए, और उन्होंने पूरे शहर को साफ कर दिया। तो सूरत शहर में डेंगू का प्रकोप इतना कम हो गया कि वहां के डॉक्टर्स आके कॉन्फ्रेंस में बोलते थे कि अब हमारे यहाँ के डॉक्टर्स खाली बैठे रहते थे। इतना सफाई का, मतलब डेंगू सिर्फ डॉक्टर्स का काम नहीं है, डेंगू पूरी जनता का काम है। और उसमें गवर्नमेंट का भी काम है कि कैसा, कैसे लोग आएंगे, वो क्या पॉलिसीज बनाएंगे, शहर को कितना स्वच्छ रख पाएंगे, कितना, और हमारे शहर वासी भी कितना कोऑपरेट कर पाएंगे। ये सारी बातें जब इकट्ठी होती है तो हमें पता चलता है कि हमारे शहर में, हमारे देश में डेंगू कम हो जाएगा। एक मैं ग्वालियर का किस्सा भी सुनाना चाहती हूँ। ग्वालियर में मैं जब गई तो वो देखा कि ना पुराने जमाने में इसकी नालियां खुली पड़ी है, स्पेशली पुराना वाला ग्वालियर, और इतना वहाँ डेंगू आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो डेंगू हमारे रहने सहने के पैटर्न पे डिपेंड करता है। अगर हमने सोच लिया है कि हमारा शहर साफ रहेगा, हम एक एक चीज पे ध्यान देंगे, तो डेंगू हमारा कम हो जाएगा। और इतना शांति से सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद सभी को। और मैं इसी विचार से ये बंद कर रही हूँ कि इसके बाद अवेयरनेस बढ़ेगी, ये वीडियो सब लोग देखेंगे, समझेंगे, और हमारे खुद के शहर के लिए, देश के लिए काम करेंगे ताकि डेंगू का प्रकोप हमारे देश में कम हो जाए। थैंक यू सो मच।